तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। जवाब तो देना होगा कि आज महा एपिसोड में हम 1 घंटे तक चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ के 20 सीटों पे हुए पहले चरण के मतदान का क्या कुछ रुझान रहा, जो मतदाता है उन्होंने अपनी आहुति देने पे कहां पे कमी की और कहां पे उत्साह जो था अपने चरम तक पहुंचा हुआ था। इन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता श्रीचंद सुंदरानी जी है। सुंदरानी जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता सीनियर लीडर आरपी सिंह जी है। आरपी सिंह जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हमारे साथ है। उचित जी आपका स्वागत है। हमारे साथी और सहयोगी भी समय समय पे जुड़ेंगे, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। मनोज भी जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आरपी सिंह जी आपसे है। सत्ताधारी दल है आप, 20 सीटों पर इलेक्शन हुआ। पिछले बार चुनाव परिणाम 20 में से 19 सीटें आपके पास थी। इस बार क्या दावा करते हैं और दावे का आधार भी जरा एक बार बता दीजिएगा। भाग लेने वाले सभी मतदाता बंधुओं, माताओं, बहनों को मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जितने प्रशासनिक अधिकारी, सुरक्षा बल के जवान और सुरक्षा बल के अधिकारियों ने इस काम में अपना महत्वपूर्ण दायित्व निभाया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ताकि ये महापर्व जो था उसका पहला हिस्सा बहुत ही शांतिपूर्वक और अच्छे तरीके से संपन्न हो। दूसरी बात जो आपने प्रश्न खड़ा किया है वो ये है कि पिछली बार हम इस 20 में से 18 सीटें जीतकर आए थे और बाद में एक दंतेवाड़ा कमाई हुआ था, वो सीटें हमने जीती और इसके बाद ये 20 में से 19 सीटें हमारे पास। आज जो बड़ी रोचक जानकारियां मेरे पास आ रही थी और मैं जो प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में बात कर रहा था, सबसे रोचक जानकारी तो ये है कि डॉक्टर रमन सिंह को आज रात को नींद नहीं आने वाली और जब डॉक्टर साहब भी खतरे में हैं तो बाकी लोग को नींद भला कैसे आएगी। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब मतदान का प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ता है तो वो सरकार के खिलाफ जाता है। अगर आप सिर्फ दुर्ग संभाग की 8 सीटों को देखेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर पिछली बार 82-83% पोलिंग हुई थी, वहां भी 75 से नीचे ही पोलिंग हुई। तो ये बताता है कि सरकार के विरोधी जो रुझान है वो इन चुनावों से कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। और अभी जो 5 बजे की रिपोर्ट में आप लोग को टेलीविजन पर देख रहा था वो ये बताती है कि 71% तक की पोलिंग आई है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि रात को 10-11 बजे तक जो अंतिम परिणाम आएंगे, जो अंतिम टेली होगी, ये पिछले बार का जो औसत था 76% उसका आसपास आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा जो है कहीं अंतर्विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। और मुझे लगता है कि हमने जो एक नारा दिया था 75 पार, उस दिशा में हम बड़ी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बस्तर संभाग के चुनाव समाप्त हो जाने के बाद हमारे जो वरिष्ठ 4-5 नेता थे जो वहां चुनाव में इंगेज थे वो फ्री हो जाएंगे और एक दिन के बाद बची हुई 70 जो सीटें हैं वहां पर उनके दौरे शुरू हो जाएंगे। और हमारे घोषणा पत्र की जो मुख्य चीज है वो किसानों की कर्ज माफी और 32 रुपए क्विंटल धान की खरीदी, उसका असर ज्यादा आपको यही देखने को मिलेगा क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में खेती ज्यादा होती है, यहाँ सिंचित क्षेत्र ज्यादा है और यही किसानों की संपन्नता भी आप लोग को मिलेगी। हम बहुत आश्वस्त हैं कि हमारे घोषणा पत्र में जो तमाम हमने घोषणाएं की हैं वो समाज के सभी वर्गों के लिए है और इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। जिस आंकड़ों का जिक्र आरपी सिंह जी आप कर रहे थे, मैं जरा विस्तार से अपने दर्शकों को बता दूं कि 20 में से केवल 2 सीटें ऐसी हैं जहां पे मतदान का प्रतिशत पिछली बार की तुलना में अधिक रहा। भानुप्रतापपुर में पिछली बार 76.77% मतदान हुआ, इस बार 89.10% मतदान हुआ है। इसके अलावा बात अगर दंतेवाड़ा की कर ली जाए तो पिछली बार 60.62% मतदान हुआ था, इस बार वो बढ़ के 62.55% मतदान हुआ। बाकी 18 सीटों में मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। जिस बात का जिक्र आरपी सिंह जी कर रहे हैं कि अगर अधिक मतदान हुआ तो सरकार के खिलाफ में माना जाता है, लेकिन कम मतदान को लेके क्या कोड डिकोड, इस पे भी चर्चा करेंगे। मैं एक बार श्रीचंद सुंदरानी जी का रुख कर लेता हूं। सुंदरानी जी, एक तरफ से तो दावे हो गए कि डॉक्टर रमन सिंह जो मुखिया थे इस पूरे चुनाव के हैं वो खुद चुनाव हार रहे, ये दावा किया जा रहा है। न केवल आरपी सिंह जी बल्कि तखतपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब सभा को संबोधित की तो उन्होंने मंच से आंकड़ों के साथ कहा कि 20,000 से अधिक वोटों से रमन सिंह चुनाव हार रहे हैं।
मैं कोट कर देता हूं, उन्होंने कहा कि 20,000 से अधिक वोटों से रमन सिंह चुनाव हार रहे हैं। उनकी बातों से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं, एक, और दूसरा ये आंकड़े जो सामने हैं वो आंकड़े किस ओर इशारा करते हैं? आप बहुत वरिष्ठ नेता है, 50 साल से अधिक आपका राजनीतिक अनुभव है, आप चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, जरा इस आंकड़ों को डिकोड कर दीजिए। अभी मैं आरपी सिंह जी को सुन रहा था और जिस प्रकार की वो बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो दिन में भी सपने देखने लगे। अब तो रात हो गया ना सुंदरानी, 8 बज गए। 8 बज गए, लेकिन रात तो सोने के वक्त मानी जाती है। अभी तो दिन ही माना जाएगा। दिन से चुनाव पोलिंग सुबह से शुरू हुई है और अभी तक तो पूरे आंकड़े भी नहीं आए। और वो अधिक मतदान और कम मतदान की बात कर रहे थे। जहां पे 75% 78% मतदान हुआ हो वहां मतदान और बढ़ने की संभावनाएं बहुत कम होती है। जो ये कह रहे थे आरपी सिंह जी कि अगर सरकार के खिलाफ जनादेश होता है तो बहुत अधिक मतदान बढ़ जाता है। जहां ऑलरेडी 70, 75, 76% मतदान होता है, इससे ऊपर के मतदान की तो कभी कल्पना 2-4% की कम ज्यादा की जा सकती है, लेकिन ये कल्पना करना उचित नहीं है। वास्तविकता से परे आरपी सिंह जी सिर्फ मीडिया में रहते हैं, फील्ड में तो रहते नहीं है। मैं तो मानता हूं कि वो मीडिया के अच्छे जानकार हैं और अच्छे प्रवक्ता के रूप में अपनी बात को रखने में सफल होते हैं। बिल्कुल, आप कंटिन्यू करिए सुंदरानी जी। लेकिन जनता के बीच जनता की क्या आवाज है, जनता की क्या समस्या है, इससे आरपी सिंह जी अनभिज्ञ हैं। जनता परिवर्तन के मूड में है। पूरे छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की एक हवा चल रही है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का मूड है, जनता ने देखा कि 5 साल ये सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार करती रही, लोगों की आकांक्षाओं पे खरी नहीं उतरी, वादे पूरे नहीं किए। 36 वादों में मुश्किल से 6 वादे भी पूरे नहीं कर पाए, जो सरकार के प्रति नाराजगी का कारण है। और आपको बताऊं, विकास पूरी तरह से ठप हुआ। 15 साल में जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने विकसित राज्यों के रूप में छत्तीसगढ़ को स्थापित किया था, कहीं न कहीं वापस ये 2003 के पहले की स्थिति में आज छत्तीसगढ़ पहुंच रहा है विकास के दृष्टि से। और देखा जाए तो गरीबों में भी कोई सरकार के प्रति आकर्षण नहीं है। किसानों की ये बात करते हैं, किसानों को 4 किस्तों में पैसा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य और एक मुश्त पैसा देने की बात और 2 साल का बोनस 25 दिसंबर को अटल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर। इसके साथ साथ महिलाओं को 12,000 रुपए प्रति वर्ष। अगर एक घर में 3 विवाहित महिलाएं हैं तो निश्चित रूप से 36,000 रुपया उसको सालाना मिलेगा, 3,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। ठीक है, यह महिला मतदाताओं के बीच में एक संदेश का काम किया है। सुंदरानी जी, एक व्यक्तिगत सवाल पूछ लेता हूँ, इस योजना से आपको कितना लाभ मिलेगा? आपके घर में कितनी विवाहिता महिलाएं हैं? देखिए, मेरे घर में तो मेरी पत्नी और मेरी एक बहू है, 2 महिलाएं हैं। 24,000 का लाभ मिलेगा और भूपेश बघेल जी के परिवार को भी मिलेगा और आरपी सिंह जी के परिवार को भी मिलेगा। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आरपी सिंह जी, आपसे मैं जवाब जरूर लूंगा। मैं उचित जी का भी रुख करूंगा, लेकिन एक बार अपने सहयोगी मनोज का रुख मैं कर लेता हूं। मनोज, आप कल से लगातार राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, इन 3 जगहों पे आप लगातार मूव कर रहे थे। लगातार आपने तस्वीरें दिखाई, खबरें दिखाई। रमन सिंह हो, विक्रांत सिंह हो या विजय शर्मा हो, तमाम लोगों से आपने बातचीत भी की। आप जिस तरह से गिरीश देवांगन से भी आपने बातचीत की, क्या कुछ माहौल वहां पे आपको नजर आया दिन भर के इस निचोड़ में? 5 बजे मतदान थम गया, क्या कुछ माहौल आपको नजर आया? बेहद आप अनुभवी पत्रकार है मनोज जी। जी बिल्कुल, यदि वोटिंग परसेंटेज की बात करें अवधेश जी, तो उसको देख के अभी पूरा आकलन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि 78.9 करीब जो है 2018 में राजनांदगांव में वोटिंग परसेंटेज रहा था, लेकिन अभी 74 जो है परसेंटेज जो है वो राजनांदगांव में करीब 5 बजे तक दर्ज किया गया। लेकिन अभी ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो ये जल्दबाजी होगा। लेकिन यदि सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करें तो एक बाहरी प्रत्याशी होने का
जो खामियाजा है वो कांग्रेस को यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही स्थानीय स्तर पर नाराजगी वहाँ पर पिछले कुछ महीनों में देखी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से कोई भी पार्टी की तरफ से सीएम का फेस जो है सामने नहीं लाया गया। यही कारण था कि वहाँ पर भी जो है पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि सीएम के चेहरे पे ज़्यादा वोट पड़ते हैं, ऐसा कहा जाता है सियासी गलियारों में। लेकिन दूसरा फैक्ट ये भी है कि रमन सिंह जो है वो एक एमएलए के नाते लड़ रहे थे, ना कि सीएम के नाते वहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन तमाम फैक्टर के बीच में कुछ स्थानीय मुद्दे भी थे जिनको लेके लोगों में नाराजगी थी। लेकिन वोटिंग परसेंटेज हो या स्थानीय मुद्दे हों या बाहरी प्रत्याशी हो, ये तमाम मुद्दे जो है कहीं ना कहीं सियासत में इस रिजल्ट को कहीं ना कहीं आगे ले जाने का काम करेंगे और इसी आधार पर रिजल्ट होगा। कवर्धा की बात करें तो वहाँ पर भी वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम हुआ है, यानी अभी आंकड़े और भी सही आएंगे जब, क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा कि 5 बजे के बाद भी लगातार कतार वहाँ पे लगी थी। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप वहाँ पे लगाया जाता। लेकिन परिवर्तन की बात अब किस पार्टी के पाले में जाएगी, ये जब इस परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन कुल मिला के जो दावे हैं बीजेपी की तरफ से डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा किए जा रहे हैं, 14 सीट का वो दावा कर रहे हैं और यहाँ पर पूरी एक सीट भी जो है राजनांदगांव की नहीं बचने का दावा अब भूपेश बघेल के द्वारा किया जा रहा है। तो ये दावे तमाम दोनों पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, बिल्कुल मनोज, आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल आपने सही कहा कि दावे तो दोनों तरफ से बराबर है, लेकिन ये भी बात बिल्कुल सच है कि डॉक्टर रमन सिंह पहली बार विधानसभा का चुनाव बतौर विधायक को चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि बतौर मुख्यमंत्री। 2003 में जब वो बाई इलेक्शन जीते तो उस वक्त मुख्यमंत्री थे। 2008 में, 13 में, 18 में भी जब वो 18 में चुनाव जीते उस वक्त भी मुख्यमंत्री वो थे। परिणाम जिस दिन आया उस दिन तय हुआ, लेकिन पहला ऐसा चुनाव है जब वो बतौर विधायक चुनावी मैदान में है। मैं एक बार कुलजोत का रुख कर लेता। कुलजोत हमारे साथ कोंडागांव से बने हुए। कुलजोत, बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट आपकी। मोहन मरकाम मौजूदा मंत्री, लता उसेंडी पूर्व मंत्री, बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष। क्या कुछ आपको वहां पे समीकरण नजर आया और क्या जनता में, मतदाताओं में कितना उत्साह आपको दिखाई पड़ा? कुलजोत जी, अवधेश जी, आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने जीत का दावा नहीं किया है और सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ता आश्वस्त नजर आ रहे हैं दोनों राजनीतिक दल के जीत के लिए। और मतदाताओं की माने तो मतदाता कहीं ना कहीं निकल कर वोट किए हैं, लेकिन अभी तक जो जानकारी आ रही है, पिछले वर्ष जो पिछले चुनाव 2018 में जो मतदान हुआ था वो कोंडागांव विधानसभा में 83% था और वर्तमान में जो जानकारी अभी तक की है वो 74% हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंट भी कम हो रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वोटिंग परसेंट कम होना दोनों राजनीतिक दलों को नुकसान होगा। क्योंकि सबसे बड़ा विषय आपको बताना चाहूंगा कि जो इनके द्वारा जारी किया गया था घोषणा पत्र दोनों राजनीतिक दलों के द्वारा, वो कहीं कहीं ग्रामीण अंचलों में नहीं पहुंच पाया है। ये बहुत बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में मोबाइल टावर नहीं रहते हैं, ग्रामीण अंचलों में बहुत सारे सोशल मीडिया के नेटवर्क नहीं रहते हैं। कहीं ना कहीं घोषणा पत्र का देरी से आना, बस्तर में घोषणा पत्र का पहुंच नहीं पाना, ये बहुत बड़ा विषय होगा बस्तर के। बिल्कुल बिल्कुल कुलजोत, आपने सही कहा कि जिस तरह से 5 तारीख को कांग्रेस का घोषणा पत्र, 3 तारीख को बीजेपी का घोषणा पत्र, बस्तर का बीहड़, वहां पे चुनौतीपूर्ण माहौल, वहां तक घोषणा पत्र का पहुंच पाना, वहां तक बातों का जाना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती। हालांकि कांग्रेस से कहती है कि वो अपने 20 में से 17 वादे जो है, 17 घोषणाएं जो पहले ही चुनावी समय में कर दी थी, इसलिए घोषणा पत्र के लेट से जारी करने का ज्यादा प्रभाव उनकी सेहत पे, कांग्रेस की सेहत पे नहीं पड़ेगा। फिलहाल कुलजोत और मनोज, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आप दोनों ने दिन भर आज पल पल की जानकारी BSTV के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाई। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। लगातार तीनों मेहमानों के साथ ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। MP के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस। 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें।
मतदाता के गलियारों की इनसाइड स्टोरी हो या ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। एक बार मैं उचित शर्मा जी का रुख कर लेता हूं। उचित जी, तमाम आंकड़े आपके सामने मौजूद हैं, पिछले आंकड़े आपके सामने मौजूद हैं और मौजूदा दावे और वादे भी आप देख और समझ रहे हैं। क्या कुछ आकलन लगाएंगे खास करके बस्तर पे, क्योंकि बस्तर को सत्ता की चाबी मानी जाती है। माना जाता है कि जिसने फतेह कर ली बस्तर, वो हो गया सत्ता का शिखर। ये बोलचाल में ठीक है ऐसा, लेकिन कई बार परिवर्तन हुआ। आप देख लीजिए कि चाहे वो बस्तर का हो चाहे सरगुजा का हो, लेकिन प्रभुजोत जो कह रहे थे मैं बहुत हद तक सहमत हूं कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो अमूमन आप देखिएगा जब आखिरी में जब टैली आएगी, जो आरपी सिंह जी भी कह रहे थे कि जो टैली आएगी लगभग आप देखिएगा वही परसेंटेज आएंगे जो लास्ट टाइम भी गए थे। अब कई बार स्थिति अदल बदल होते रहती, कई सुरक्षा के मापदंड भी होते हैं, कई तकलीफें होती है, तो परसेंटेज 1-2% का इधर उधर फर्क हो सकता है, लेकिन वही परसेंटेज आएगा जो लास्ट टाइम था। ऐसी कयास लगाई जा रही। रहा प्रभुजोत ने बोला कि घोषणा पत्र को लेकर बात बहुत ही सत्य है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने बहुत ही उम्दा किस्म के घोषणा पत्र जारी किए, बात सत्य है। वहीं पे ये चीजें प्रतिस्पर्धा में आपस के में इतनी लेट हो गई है कि हकीकत में जो संदेश जो मैसेज पास ऑन होना था पब्लिक तक का, वो पहुंच नहीं पाया। खासकर बस्तर एरिया में, बस्तर में ये बात भी सच है कि हकीकत में सरकार की योजनाएं तक तो पहुंच नहीं पाती, राजनीतिक दल की घोषणाएं कैसे पहुंचेगी सुदूर बस्तर में, ये देखने वाली बात होगी। कि हालांकि कांग्रेस को इसका थोड़ा एडवांटेज मिला क्योंकि उन्होंने अलग अलग मंच से अलग अलग अपनी घोषणाएं पहले ही कर चुके थे, तो वो थोड़ी सी पब्लिसिटी उसको प्रॉपर रूप से थोड़ी बहुत मिल पाई है। भारतीय जनता पार्टी तो काफी लेट उन्होंने अपना पत्ते खोले, लेकिन उनके भी जो महिला कार्ड है उन्होंने कोशिश की है, जो महिलाओं को मध्य प्रदेश की तर्ज पे जो पैसे ट्रांसफर करने का एक मास्टर स्ट्रोक उनका कहा जा सकता है। कर्ज माफी भारतीय कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है, लेकिन कई सवाल भी क्रिएट होते हैं कि देखिए जिस तरीके से 19 सीट चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी बड़ी नहीं है जितना कि कांग्रेस के लिए चुनौती है, खासकर इस 20 सीटों पे। कि 20 सीटों पे अगर 19 में कांग्रेस है तो 19 सीट बचाए रखना अपने आप में बड़ी चुनौती होगी, और जो इस मौसम में, राजनीतिक मौसम में, वो कहीं से समझ से नहीं आता कि ये वापस रिटेन 19 सीट कर पाएंगे। अपने अपने मुख्तलिफ दावे दोनों की राजनीतिक पार्टियां कर रही हो, लेकिन हकीकत में मैं इसको क्लोज फाइट के रूप में कहूंगा कि स्थिति हर चुनाव में, हर दशक में बदलते रहती है। वो स्थिति 2018 में कुछ और थी, 23 में कुछ और है। भूपेश बघेल की सरकार के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, लेकिन बहुत सारी नेगेटिविटी भी है। आपकी एंटी इनकम्बेंसी है, आपके फर्स्ट टाइम के विधायकों ने जो बराबर रायता फैलाया है वो भी स्थिति है, ईडी ने रायता जो फैलाया वो भी है, जम के करप्शन डीएमएफ को लेके हुए हैं, कोल को लेके हुए, शराब को लेके हुए, रेत को लेके हुए हैं, ये तमाम चीजें भी होगी। वही इसके इतर अगर आप देखें तो पॉजिटिव बात देखें तो वनोपज को लेके जो अच्छे दाम मिले हैं वो भी एक अच्छी चीजें हैं। आप प्लस पॉइंट में इनको गिन सकते हैं। रूरल इकोनॉमी में जो बहुत अच्छा काम हुआ है उसको हम मान सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय जो काफी अच्छी बढ़ी है छत्तीसगढ़ में, वो पॉजिटिव पॉइंट में जाता है। उसके अलावा जो अब सामाजिक रूप से अगर हम जाए तो पूरे के पूरे भूपेश बघेल के अगर आप पूछे तो आत्मनिर्भर स्कूल को जो मैं सबसे शानदार योजना कहूंगा, इस पूरे के पूरे 5 साल में उपलब्धि मानूंगा। दूसरा, उन्होंने इस चुनाव को ओबीसी के इर्द गिर्द जो सेंटर में लाके रख दिया है। लेकिन ओबीसी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स तो पीएम मोदी भी चाह रहे हैं। वो भी कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं और कांग्रेस मुझे गाली देती है, इसलिए कांग्रेस ओबीसी विरोधी है। इस सवाल के साथ मैं आपसे आगे भी चर्चा करूंगा उचित जी। मैं एक बार आरपी सिंह जी का रुख कर लेता। आरपी सिंह जी, आपको क्या लगता है कि आंकड़े पे, ठीक आंकड़ों में बातचीत हो गई कि जब फाइनल टैली आएगा उस वक्त पता चलेगा कि हम पिछले साल के आंकड़े के, पिछले बार के आंकड़े के कितने आसपास पहुंच जाते हैं, लेकिन सियासी गलियारों में जो कयासों का दौर लगातार जारी है, जिस तरह से कुलजोत ने कहा, उन्होंने कोंडागांव का जिक्र कर लिया कि दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों ने, लता हुसैन और केदार कश्यप ने, माफ कीजिएगा, लता हुसैन और मोहन मरकाम ने जीत के दावे किए नहीं है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा करता है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो बड़ा पहली बार देख रहा हूं कि कोई प्रत्याशी जीत का दावा नहीं कर रहा है। डॉक्टर रमन सिंह अपनी सीट हार रहे हैं और कह रहे हैं कि 20 में से 15 जीतेंगे। जब वो दावा कर सकते हैं तो बाकी प्रत्याशियों को भी अधिकार बनता है कि अपनी जीत का दावा वो करें। दूसरी बात, जो प्रभुजोत ने बहुत अच्छी बात कही कि घोषणा पत्र बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में नहीं पहुंचा, वो सच है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो जुमला पुराण है या जो जुमला पत्र है उनका, वो 56 पेज का है, 56।
56 पेज का घोषणा पत्र पढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए नेताओं के अलावा किसी पर समय नहीं है। इसीलिए हमारा घोषणा पत्र मात्र 2 पेज का है। 2 पेज में 17 घोषणाएं हम पहले कर चुके थे, 3 एडेड है उसमें, उसको मिला के टोटल 20। तो हम 17 घोषणाएं क्योंकि पहले कर चुके थे तो हमारे पास कुछ नया बताने के लिए था नहीं। एक बात और आपको बताता हूं और आपके दर्शकों के लिए, बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसे आप उठा के देखिए, पेज क्रमांक 2। जो पार्टी प्रभु राम के नाम से चंदा धंधा वोटों की भीख मांगती हुई यहां तक आई है, उस पार्टी के घोषणा पत्र में पेज क्रमांक 2 पर प्रभु राम को नेत्रहीन फोटो लगाई गई है। प्रभु राम अंधे थे ये बताया गया है, माता सीता अंधी थी, भगवान लक्ष्मण अंधे थे, बजरंगबली अंधे थे। और हमने इसके निर्वाचन आयोग को शिकायत भी की है, लेकिन केचुआ जिसे कहते हैं केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं की है और ये बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक है। अब मैं आता हूं दूसरे विषयों पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो उत्साह दिखता है चुनाव लड़ने को लेकर, वो उत्साह सुन लीजिए सचिन भाई। दूसरा जो उत्साह भारतीय जनता पार्टी में दिखता है, वो उत्साह इस पूरे चुनाव में कहीं देखने को मिला नहीं है। उसका जो मेन कारण है, जो मुख्य वजह है, मैं आपको बताता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र रखती तो कार्यकर्ताओं में उत्साह होता और हो सकता है कि जनता 5-10% उस घोषणा पत्र पर भरोसा भी कर लेती। लेकिन जैसे ही इन्होंने उसका नाम बदलकर मोदी की गारंटी किया, पब्लिक और कार्यकर्ता सब जान गए कि इसमें से कुछ भी नहीं होने वाला, सब के सब झूठ है। जब 15 लाख देने की बात हुई थी तो कह दिया गया जुमला है। तो रोजगार देने की बात हुई थी, उसके बारे में कोई बात ही नहीं होती है। फिर कहा गया पेट्रोल डीजल 50-40 रुपए में बिकेगा, उसके बारे में कोई बात ही नहीं होती है। 400 का सिलेंडर 1200 पहुंच गया, उसके बारे में कोई बात ही नहीं होती है। आप श्रीकंठ जी से एक सवाल पूछ रहे थे कि आपके परिवार में कितनी बेहतर महिलाएं और आपको कितना पैसा मिलेगा। उन्होंने बताया कि मेरे घर में 2 महिलाएं, एक बहू है, एक मेरी पत्नी है, 24,000 मिलेगा। तो मेरे घर में तो मेरी पत्नी बेहतर है, उस हिसाब से 12,000 रुपये मुझे मिलेगा। ये 12,000 रुपये में भारतीय जनता पार्टी को दान देता हूँ। मुझे तो मोदी जी का 45 लाख रुपए दिलवा दीजिए आप, और मैं कैमरों के सामने भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने को तैयार हूँ। श्रीचंद जी, ये फिर से दोबारा देता हूँ कि 45 लाख का जो वादा मोदी जी ने कहा था, मेरे घर में 3 वोट है, आप 45 लाख रुपए दिलवा दीजिए, मैं बीजेपी को वोट दे दूंगा। तो मोदी जी के गारंटी पर कौन भरोसा करेगा? अगर एक बार भी आप साबित करें कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। ठीक है सुनवानी जी, आरपी सिंह जी, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं जरूर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, यहीं से आगे बढ़ाऊंगा कि 45 लाख बनाम 12,000। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सत्ता के गलियारों की इनसाइड स्टोरी हो या फिर बीजेपी और कांग्रेस का हल्ला बोल, चुनावी बिसात पर राजनीति की पल पल बदलती चाल हो या फिर राजनीति का गणित, सौगातों की बात हो या हो फिर गारंटियों की, सब दिखाते हैं हम। महाकाल की नगरी उज्जैन से बस्तर की खूबसूरती तक हर खबर सबसे पहले दिखाते हैं हम। कला का सम्मान हो या फिर हमारी संस्कृति की बात, संस्कार धानी जबलपुर से लेकर आर्थिक राजधानी इंदौर तक हर खबर सबसे पहले BSTV पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चाओं का दौर जारी है कि आज छत्तीसगढ़ के इस महासमर में जिस तरह से 20 सीटों पे मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, उसके कयास लगाए जा रहे, वोटिंग परसेंटेज के मायने निकाले जा रहे, उस कोड को डिकोड करने की कोशिश सियासत गलियारों में की जा रही है कि आखिरकार कम वोटिंग परसेंटेज का मतलब क्या है। लेकिन चर्चा यहां तक पहुंची है कि 12,000 बनाम 45 लाख। कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह जी ने कहा है कि 45 लाख मुझे दिलवा दीजिए, मैं 12,000 रुपए बीजेपी को दे दूंगा
और बीजेपी को वोट भी करने की गारंटी मैं खुद ले लूंगा। सुंदरानी जी, आप जवाब दे दीजिए इस पे, फिर आगे मैं बढ़ाता हूं चर्चा को। देखिए, आरपी सिंह जी का ये आरोप बिल्कुल गलत है कि 15 लाख रुपए की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो केंद्र के चुनाव हो या किसी राज्य के चुनाव हो, ऐसी कोई घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने न संकल्प पत्र में की है न घोषणा पत्र में की है। ये कहीं बातचीत में ये बात जरूर आई होगी सभाओं में कि इतना काला धन देश के बाहर है, अगर वो आ जाए तो प्रति व्यक्ति 15-15 लाख रुपए मिल सकते हैं। एक ऐसी संभावना व्यक्त की गई थी, कोई इसको घोषणा के रूप में नहीं। अगर ऐसा कोई प्रमाण बता दे आरपी सिंह जी कि मैं भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख देने का वादा किया, तो मैं इसको चुनौती के रूप में मान सकता हूं। मैं चुनौती देता हूं आरपी सिंह जी को। जहां तक 12,000 रुपये सालाना विवाहिता महिला को देने की बात है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसका इतना मतदाताओं के, महिला मतदाताओं के बीच में करंट है। आप देखिए, पूरे अभी जो 20 सीटों के चुनाव हुए, अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो महिला मतदाताओं की पोलिंग सबसे ज्यादा हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा की है, इसको महिलाओं के बीच में, बहनों के बीच में, माताओं के बीच में, इसको बहुत ही हाथों हाथ इस योजना को लिया है। निश्चित रूप से लेकिन सुंदरानी जी, मैं एक सवाल जोड़ देता हूं। आप लोगों ने 3 तारीख को रायपुर में घोषणा पत्र लॉन्च किया जी। आपने तय किया कि सरगुजा बस्तर के लिए भी हम अलग से घोषणा पत्र लाएंगे और उसे सेम डे हम लॉन्च करेंगे। शाम को प्लेन टेक ऑफ हो नहीं पाया, आप 4 तारीख तक पहुंचे बस्तर में। 4 तारीख को आपने घोषणा पत्र लॉन्च किया बस्तर में, 5 तारीख के शाम 4 बजे चुनाव प्रचार थम गया। लोगों तक पहुंचा कहां? जिस बात का जिक्र हमारे साथी कुलजोत कर रहे थे कि घोषणा पत्र पहुंचा कहां लोगों तक? नहीं, देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, घर घर में आदमी आजकल मोबाइल देखता है, मोबाइल चलाता है। सुंदरानी जी, मैं फिर आपको टोकूंगा। साहब, बस्तर के बीहड़ में पानी, बिजली, सड़क के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, सोशल मीडिया, मोबाइल टावर की बात कैसे कर लेंगे हम? देखिए, निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुंचाने का काम किया। हो सकता है कुछ % लोगों तक न पहुंच पाया, तो अगर हमारा 3 तारीख का घोषणा पत्र नहीं पहुंच पाया तो कांग्रेस का 5 तारीख का घोषणा पत्र कहां से पहुंचा होगा? तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जितने लोगों तक हमारी अप्रोच हुई होगी, क्योंकि हमारे पास संगठित कार्यकर्ताओं की टीम है, कांग्रेस के पास संगठित कार्यकर्ताओं की टीम नहीं है। हवाई नेताओं की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, कार्यकर्ताओं की पार्टी थोड़ी है जो मेहनत करेगी। तो हमारा तो फिर भी पहुंचा है लोगों तक, क्योंकि हमने 2 दिन पहले घोषित किया और उसके बाद हमारे पास बहुत बड़ी टीम है कार्यकर्ताओं की जो मतदाताओं तक सीधा संपर्क करती है। बूथ लेवल तक हमारे पास टीम है। कांग्रेस के पास तो बूथ क्या, ब्लॉक और मंडल तक नहीं है, इनके पास तो जिले में कुछ सफेद पोश नेता हैं जो सदरा पहन के निकलते हैं। इस बात का जवाब आरपी सिंह जी से ले लेंगे, लेकिन एक बार मैं शिखर का रुख कर लेता हूं। शिखर हमारे साथ जुड़े हुए। शिखर, आप सुकमा पहुंचते हैं, गादीरास जाते हैं, अंतिम विधानसभा के उस पोलिंग बूथ तक भी आप जाते हैं जहां पे मतदाता आज भी उनके मन में क्या है वो बोलने से कतराते हैं। सुकमा से लेके, बस्तर से लेके केसकाल कोंडागांव तक आप लगातार सफर करते हैं, लगातार वहां से मतदाताओं के मन का उत्साह दिखाते हैं। जरा सियासी समीकरण भी एक बार दर्शकों को समझा दीजिए कि बस्तर के 12 में क्या कुछ सियासी समीकरण और मतदाताओं के मन में कितना उत्साह आपको नजर आया और किस पार्टी के दावे जो है वो धरातल पे पहुंचने में, कामयाबी हासिल करने में कुछ हद तक आगे बढ़ पाई? शिखर, देखिए, जिस तरह की स्थिति बस्तर के 12 विधानसभा सीटों पर हमने देखा है कि अलग अलग जगहों के अलग अलग मुद्दे थे। जनता जो कह रही थी विकास के मुद्दे थे, इसके अलावा अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं की जा रही थी। और आज जिस तरह से मतदान हुआ है, ज़्यादातर विधानसभा सीटों पे अगर देखा जाए तो 70% से ज़्यादा मतदान देखने को मिला है। और कोंटा विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो कोंटा विधानसभा सीट में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से मनीष कुंजाम सीपीआई से चुनावी मैदान पर है, सोया मुका जो है बीजेपी से हैं और कवासी लखमा कैबिनेट मंत्री जो हैं वो कोंटा विधानसभा सीट से जो है चुनावी मैदान पर है। और जिस तरह से मतदान हुआ है उस बात से ये कहा जा सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखने को मिल सकता है। हालांकि लोग इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि कवासी लखमा फिर से जो है चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि कांकेर की बात की जाए तो कांकेर में भी स्थितियां वैसी ही नजर आ रही हैं।
टफ जो है कांकेर देखने को मिल सकता है। कोंडागांव में भी स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब कोंडागांव के लोगों से जब हमने बात की, कोंडागांव में मूलभूत समस्याओं को लेकर जब बात हुई, तो कहीं ना कहीं ये माइनस पॉइंट जो है कांग्रेस के लिए जाता हुआ नजर आ रहा है। जबकि केसकाल विधानसभा सीट की बात की जाए तो केसकाल विधानसभा सीट में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। तो जो स्थितियां हमने 12 विधानसभा सीटों पर देखी है, उससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो स्थितियां 2018 में देखने को मिली थी, 12 की 12 विधानसभा सीटें कांग्रेस जीतते हुए नजर आई थी, लेकिन इस बार स्थितियां जो है बदलती हुई भी नजर आ रही है। बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में इस बार कुछ सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हो सकती है, क्योंकि कई जगह नाराजगी देखने को मिल रही है और कई जगह जनप्रतिनिधियों की जो काम है उसे लेकर जनता जो है नाराज नजर आ रही है। लेकिन ये स्थिति अभी भी बेहतर मानी जा रही है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो 12 विधानसभा सीटें हैं उसमें से अब भी ज्यादातर सीटों में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो आगे बताए जा रहे हैं। और फिलहाल की स्थिति की अगर बात की जाए तो जिस तरह से मतदान देखने को मिला है सभी 12 विधानसभा सीटों में, उसमें 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। और जो लोग हैं, जो जनता है वहाँ की, वो इस बात का जो है स्पष्ट प्रमाण दे रही है कि कांग्रेस के जो काम है, जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का जिक्र भी करते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से बेहतर तरीके से योजनाओं का अनुपालन किया गया है और जनता तक किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। जी ठीक है शिखर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं एक बार जरा उचित जी का रुख कर लेता हूं। उचित जी, दावे और वादों के बाद अगर हम बात कर ली जाए, करें हम पहले चरण के इस मतदान और इस उत्साह के बाद असर कितना दिखाई पड़ेगा दूसरे चरण पे? देखिए, दोनों में नो डाउट की बहुत मोटिवेशन लेवल काफी हाई रहेगा। दोनों अपने अपने दावे करेंगे, दोनों अपने अपनी जीत का आश्वासन बाकी सीटों के लिए, जो 70 सीटों के लिए चुनाव है उसमें उपयोग करेंगे। नेता फ्री हो चुके हैं। 20 सीटों में बड़े बड़े नेता आप कह सकते हैं कि चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो, बैस जी हो, मरकाम जी हो, लता उसेंडी जी हो, महेश गागड़ा हो, केदार कश्यप, ये सब चीज एक पूरा का पूरा अमला जो बड़े शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी फ्री होगा। वहीं कांग्रेस के जो है दोनों पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष दोनों फ्री होके अब 70 सीटों पे अपनी जो मोटिवेशन लेवल है, कार्यकर्ताओं का लेवल, अपने उम्मीदवारों के हक में जो लोगों से अपील करेंगे और एक मोटिवेशन का स्तर तो बढ़ेगा, ताकि 70 सीटों पे यहाँ के खामियाजा अगर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे थोड़े से एज लेती हुई दिख रही, क्योंकि वाकई ये बात भी सत्य है कि उनके पास खोने के लिए तो कुछ था नहीं। अब जो कुछ भी मिलेगा वो पॉजिटिव है, प्लस है, तो वो उम्मीद दिख रही है और उस पॉजिटिविटी के साथ वो बाकी 70 सीटों में जाने की चेष्टा और प्रयास करेंगे, ताकि एक पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम 20 सीटों पे अपनी घोषणा पत्र को नहीं पहुंचा पाए तो वो प्रयास उनका इन 70 सीटों पर रहेगा, क्योंकि ज्यादातर देखिए कांग्रेस का जो घोषणा पत्र उसमें बहुत ज्यादा बस्तर के लिए आप कह सकते हैं कि एक अगर ये बात जो है वनोपज को लेकर तेंदुपत्ता को लेकर उन्होंने जो बात की वो एक उनके लिए थी। बाकी कर्ज माफी को लेके कोई बहुत उनसे नहीं था, धान खरीदी को लेके उनको बहुत बस्तर में कोई काम नहीं है, वो इस बेल्ट में दूर संभाग की बेल्ट में वो काम आ सकता है। वहीं पे इनके जो वादे हैं, आप जो चूक हुई है जो भारतीय जनता पार्टी से, वो कोशिश करेंगे कि थोड़े गाजे बाजे के साथ इसको प्रचार प्रसार करके हम उसका मध्य प्रदेश जैसे लाडली योजना जैसे एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ह्यूज लेवल पर प्रचार प्रसार किया गया था और अभी भी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उस लेवल में जाके भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी, क्योंकि चूक तो हुई है, ये बात भी सत्य है, लेट लतीफी बिल्कुल सही, लेकिन मैसेज पहुंचाने में काफी डिले हुआ है उसको। अब वो चूक को शायद यहाँ पे 70 सीटों पे उसको दे के वो उसकी उसको लेके शायद वो लाभ जो हानि हुई है उसको मेंटेन करने की वो कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन देखिए सब यहाँ पे सवाल ये है आरपी सिंह जी, माफ कीजिएगा उचित जी, कि आरपी सिंह जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल सुंदरानी जी ने डिबेट की शुरुआत में कही कि आरपी सिंह जी केवल मीडिया के अच्छे नेता हैं, लेकिन जिस बात का जिक्र उन्होंने कर दिया डिबेट में कि साहब आप 45 लाख रुपए मुझे दे दीजिए, मैं 12,000 रुपए आपको दे दूंगा, दरअसल ये रणनीति का हिस्सा कांग्रेस का बन चुका है। कांग्रेस मंचों पे जाके इस बात को कहेगी कि 15 लाख तो मिले नहीं, 12,000 कैसे मिलेंगे, ये रणनीति तैयार की जा रही है। और आरपी सिंह जी अगर जिम्मेदारी के साथ इस बात को बीएसटीवी के मंच पे चैनल पे कर रहे हैं तो समझिए कि जरूर कांग्रेस के सेकेंड फेज के कैंपेनिंग का हिस्सा बनेगा, अहम हिस्सा होगा। इस बात
का आज यहाँ पे इन्होंने कहा है। मैं एक बार आरपी सिंह जी का रुख कर लेता हूं। आरपी सिंह जी, आप जवाब दे दीजिए पहले सुंदरानी जी के सवालों का कि आप लोग केवल हवाई जिलों स्तर पे कुछ सफेद पोस्ट लोगों की पार्टी है, कार्यकर्ता आप लोग के पास है नहीं। आप लोगों ने जो घोषणा पत्र लाया, जो 17 वादे पहले कर दिए थे, जनता तक पहुंच नहीं पाई, इसलिए आपको कुछ लाभ मिलेगा नहीं। देखिए उदेश भाई, भारतीय जनता पार्टी अगर इस मुगालते में है, और खासकर मेरे बड़े भाई श्रीचंद जी, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है साहब, आपके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, इसीलिए आप हारते हारते आ जाते हैं 13 सीट पर। आपके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, इसलिए 5 बार इलेक्शन हार जाते हैं। कार्यकर्ताओं की फौज के चलते 14 नगर निगम हार जाते हैं, नगर पालिका नगर पंचायत हार जाते हैं, जिला पंचायत हार जाते हैं, कोई चुनाव जीत नहीं पाते हैं। उसके बाद आपको दूसरे राज्यों से कार्यकर्ता और नेता इंपोर्ट करने पड़ते हैं। लगभग 450 नेता इनके दूसरे राज्यों से इंपोर्ट करके यहाँ आए हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री सोचिए 24 घंटे में 2-2 बार यहाँ आ रहे हैं। स्वनाम धन्य आदरणीय अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, हर चौथे दिन यहाँ दिखाई देते हैं। गुजरात से लाए गए एक नेता जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, मनसुख मंडाविया जी, उनको चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इस पूरी भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में एक नेता ऐसा नहीं मिला जिसको चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया जाए। इस राज्य की स्थापना के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी राजनीतिक दल में चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बाहर से इंपोर्ट किया गया है। हमें तो इस बात का डर था जब तक इनकी पूरी सूची नहीं आई थी कि 90 में से 90 टिकट ये छत्तीसगढ़ के लोगों को देंगे या उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से कुछ लोगों को बुला के देंगे। बल्कि मैंने तो एक सोशल मीडिया में कार्टून भी देखा था कि 20-25 सीटें हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को भी दे सकती है। तो ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने खोज खाज के ऐसे लोगों को निकाल लिया जो बलि का बकरा बनने के तैयार थे। ईडी और सीबीआई का इतना खौफ है आपके ऊपर? सुनिए तो पहले सुनिए। और इन्होंने सबसे पहले सूची बनाई साहब कि कौन कौन बलि का बकरा बनने के लिए तैयार है। तो कुछ लोगों ने हाथ उठा दिया, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। तो ऐसे 21 लोगों की एक सूची बनाई गई साहब, और 90 दिन पहले वो सूची जारी कर दी गई। अब हालत ये हुई कि जब चुनाव आया उसके 1 महीने पहले उन लोगों के फोन बंद हो गए, क्योंकि चुनाव लड़ना कितना महंगा काम है, आप भी जानते हैं, आपको दर्शक भी जानते हैं। तो उन लोगों को पहले बता दिया गया कि पहले हारने वालों की लिस्ट में तुम लोग हो, उसके बाद के हारने वालों की लिस्ट जो है धीरे धीरे करके आई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई गलतफहमी है तो आप पालिए, कोई दिक्कत थोड़े है। सपने देखने पर टैक्स नहीं है, गलतफहमी पालने पर कोई टैक्स नहीं है। मोदी जी को धन्यवाद दीजिए, सपने देखते रहिए, लेकिन 3 तारीख को दिल मत टूटे, इसका इंतजाम कर लीजिएगा। क्योंकि क्या है कि जो झटका धीरे से लगता है तो फिर वो अच्छा नहीं होता है। तो जिनका स्वास्थ्य अच्छा, ईश्वर को स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सपने देखते रहिए। सपने आज की तारीख को जीएसटी फ्री। बिल्कुल, सपनों पे जीएसटी फ्री, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बड़ी ही अजीब बात है या बड़ा इत्तेफाक है कि सुंदरानी जी डिबेट की शुरुआत में कहते हैं कि आरपी सिंह जी दिन में सपने देख रहे हैं, और आरपी सिंह जी कहते हैं कि बीजेपी को सपने देखने जाए, जीएसटी फ्री है। आप दोनों से आप लगातार चर्चा का दौर जारी रहेगा, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं इससे पहले एक बार मैं के शंकर का रुख कर लेता हूं। हमारे बस्तर से संवाददाता के शंकर, इस बात की जानकारी उन्होंने दिन भर दी कि बस्तर का क्या कुछ माहौल रहा। शंकर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को जरा समझाइए कि बस्तर की 12 सीटों का क्या कुछ सियासी समीकरण है। और आप कोंटा से लेके कोंडागांव तक आप सफर करते हैं, लगातार आप रिपोर्ट करते हैं, न केवल शहरी क्षेत्र में बल्कि आपने वहां भी जाके रिपोर्ट की जहां पे माओवादियों ने, नक्सलियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। क्या उस बहिष्कार का कुछ असर आज लोकतंत्र के महापर्व में होता दिखाई पड़ा शंकर? और सियासी समीकरण को लेके भी आप 2 लाइन जरूर हमारे दर्शकों को बताइएगा शंकर। बिल्कुल अवधेश जी, बताना चाहूंगा सबसे पहले लोकतंत्र के इस महापर्व में जिस तरीके से हमने दिन भर जो कि उत्साहित जो तस्वीर हमने दिखाया, जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़ करके जो कि मतदान केंद्रों में जो लोग पहुंच रहे थे, ऐसे में बात की जाए तो कहीं न कहीं यह उत्साहित तस्वीर हमने दिखाया। और वहीं बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से प्रदेश के 12 विधानसभा समेत जिस तरीके से जो कि 20 विधानसभा सीटों में 223 उम्मीदवारों का जो कि किस्मत है ईवीएम मशीन में कैद हो गया। और इस ईवीएम मशीन की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो सियासी समीकरण है 223 उम्मीदवारों का, ऐसे में बात की जाए तो जिस तरीके से हम बस्तर की बात कर लें तो बस्तर में हम बात करें तो उत्तर बस्तर और मध्य बस्तर और दक्षिण बस्तर, इन तीनों में अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैं अवधेश जी आपको बताना चाहूंगा कि जो कि मध्य बस्तर के जो मतदाता हैं इन पर जैसे बात की जाए तो ये अवेयर हैं, इनमें जागरूकता है। वे जिस तरीके से मतदान केंद्रों में पहुंचे थे, हमने सुबह से ही कतारों से जिस तरीके से तस्वीर हमने दिखाया, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो जो दोनों ही राजनीतिक दल पार्टियों के जो संकल्प पत्र हैं, चाहे वो घोषणा पत्र है, ये जो घोषणा पत्र है लोगों को कितना प्रभावित करेगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। ऐसे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं तस्वीर है और तस्वीरों के साथ साथ मतदाताओं में उत्साह भी रहा। वहीं सियासी समीकरण की बात करें तो चित्रकूट एक बड़ा हाई प्रोफाइल वाला सीट हो जाता है, क्योंकि भूपेश कैबिनेट के जो कि पीसीसी चीफ दीपक बैज वहां से तो चुनावी मैदान में है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कोंटा विधानसभा से 6वीं बार मैदान में जो कि कवासी लखमा है। ऐसे में हमारे जो सहयोगी हैं शिखर देवांगन जी जिस तरीके से बता रहे थे, कहीं ना कहीं कोंटा विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है। और वहीं बात की जाए तो जिस तरीके से पीसीसी चीफ दीपक बैज को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारना, एक तरीके से नारायणपुर से लेकर के बात की जाए तो आपका जो मध्य बस्तर में जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं और 2 जगदलपुर के और साथ ही साथ दंतेवाड़ा और लगा हुआ जो कि नारायणपुर, इन सभी विधानसभा सीटों को प्रभावित करने के लिए भी कहीं ना कहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज को वहां पर मैदान में उतारा गया था। तो यह वजह है कि जिस तरीके से देखा जाए तो जो लगातार जिस तरीके जो सियासी समीकरण है और जिस तरीके से जो प्रदेश के पीसीसी चीफ दीपक बैज हैं, सिर्फ बस्तर ही नहीं पूरे प्रदेश की जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी, तो अब वक्त ही बता पाएगा जिस तरीके से जो कि ईवीएम मशीन में बिल्कुल कि उनकी जिम्मेदारी जो है वो लोगों के मनोबल तक कितना असर डाल पाई, कार्यकर्ताओं को कितना उत्साहित कर पाई। चर्चा का दौर लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल शंकर और शिखर आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आप दोनों ने आज दिन भर जो तस्वीरें दिखाई, लोकतंत्र की जितनी खूबसूरत तस्वीर हो सकती थी वो तमाम तस्वीर आपने दर्शकों को तक दिखाई। आपका एक बार फिर से शुक्रिया। चर्चा का दौर लगातार जारी है। एक बार मैं आरपी सिंह जी का रुख कर लेता हूं। आरपी सिंह जी, जिस तरह से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि साहब दाल तो नहीं गलेगी, क्योंकि जो रमन सिंह हो, बीजेपी हो या तमाम लोग हो, वो दावे कर रहे हैं कि बीजेपी चार्ज हो चुकी है। मैंने कहा ना, बीजेपी इतनी ज्यादा चार्ज हो चुकी है कि अब बैटरी फटने वाली, इसीलिए बाहर से नेताओं को बुलाना पड़ रहा है। और एक जो नारा इन्होंने दिया है ना कि आओ नहीं सही को बदल के रही, वो नारा किसका दिया हुआ है? बीजेपी तो छत्तीसगढ़ी बात करने में शर्म आती है। 15 साल आपने देखा कभी कि किसी नेता ने छत्तीसगढ़ी भाषण दिया हो, कोई स्लोगन बनाया हो? तो ये तो छत्तीसगढ़ी को अपमानजनक समझते थे, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बेकार है, छोड़ो इसको। तो ये अगर जब नारा दे रहा है तो नेता नारा नहीं दे रहा है, इनका जो कार्यकर्ता है ना, जो स्थानीय आदमी है, उसने ये नारा दिया है कि अब नहीं सही में बदल के रही। किसको बदलना है? डॉक्टर साहब को बदलना है, अजय चंद्राकर को बदलना है, सूर्य प्रकाश पांडे जी को बदलना है, अमर अग्रवाल जी को बदलना है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को बदलना है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जितने पुराने चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने जीवन का अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद मोदी जी सबको मार्गदर्शक मंडल में ससम्मान भेज देंगे। 7 बार के विधायक ब्रिजमोहन जी, जो कि आज तक अजय माने जाते थे, आप रायपुर शहर में घूम लीजिए, दक्षिण विधानसभा में आप 10-20 लोगों से बात कर लीजिए, क्या स्थिति पता चल जाएगी।
ब्रिजमोहन जी अपने जीवन का सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब की स्थिति ऐसी थी कि इस चुनाव को छोड़कर बाहर नहीं निकल पाए। बाजू में उनकर भांजा और भांजी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका प्रचार करने भी नहीं जा पाए। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री आज यहाँ है, वो उनकी सभा में नहीं जा पाए। 2 दिन पहले आए तो उनकी सभा में नहीं जा पाए। तो बीजेपी अपने आप को कितने भी खुश कभी पाल ले, कितने भी अपने आप को खुश दिखा ले, अंदर के लोग इसलिए खुश हैं कि पुराने जितने लोग सब निपट रहे हैं और इनके निपटने से हमारा रास्ता साफ है। बिल्कुल बिल्कुल आरपी सिंह, देखिए आप तो ये बात तो सच है कि बेहतर इंटरप्रिटेटिव है। आप जिस तरह से बीजेपी के स्लोगन को उन्हीं के ऊपर आपने लाद दिया, ये वाकई में कांग्रेस की वाकपटुता की ये बढ़िया एक निशानी है। लेकिन चर्चा लगातार जारी रहेगी। ये आरपी सिंह के स्वयं के हो सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आरपी सिंह के स्वयं की जो ये वाकपटुता है वो यहाँ पे नजर आ रहा है कि किस तरह से बीजेपी के एक बड़े स्लोगन को उन्होंने उन्हीं के ऊपर लाद दिया। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी है। एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। एक बार मैं उचित शर्मा जी का रुख कर लेता हूं। उचित जी, क्या आपको लगता है कि दावे वादे के इतर जो कुछ आज बस्तर की जनता ने दिखाया उत्साह मतदान को लेके, ठीक है मतदान प्रतिशत 70, 72, 75, 76 रहा, लेकिन जो उत्साह नजर आया, हमने देखा कि सुकमा में पहली बार वहां पे मतदान हुआ, एक मतदान केंद्र बनाया गया, पहली बार वहां पे मतदान हुआ। 108 साल की बुजुर्ग महिला उनके साथ जो आई थी वो कह रही है कि सुबह 3 बजे से ये इसलिए उठ गई थी कि उन्हें मतदान करना है। लोकतंत्र के इस महापर्व में, लोकतंत्र की मजबूती में ये कितना बड़ा आधार स्तंभ माना जाता है? जी, बहुत खूबसूरती है लोकतंत्र की। और ये वाकई हमारे यहाँ मैं कहूंगा कि अर्बन एरिया से ज्यादा जागरूक जो है वो रूरल के लोग हैं। पिछली बार भी हमने देखा था कि ट्राइब्स की तरफ से है, बस्तर की तरफ के वोट परसेंटेज ज्यादा थे एज कम्पेरेटिवली जो सिटी के एरिया, अर्बन के एरिया में, उनसे ज्यादा परसेंटेज वहां के थे। ये बात सच है कि वहां की जागरूकता ज्यादा है बजाय वोट परसेंटेज से। आप देखने को मिलेगा, आप जैसे भी 70 सीटों के लिए आएगा तो आप जब कंपेयर करेंगे तो देखिएगा कि बस्तर में ज्यादा वोट पड़े और शहरों में कम पड़े। और यही बड़ी खूबसूरती और बहुत अच्छा इंतजाम भी था। 40,000 हमारे जवान वहां पे बिल्कुल, बस्तर बहुत अच्छी 20,000 स्टेट के थे, 40,000 सीआरपीएफ के लोग आए थे। बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने, बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने अपने काम किए, अपने दायित्व को निभाया। बुजुर्गों के लिए अलग उन्होंने जिस तरीके से वोटर्स वो लगाने थे, शिविर लगाने थे, या हेल्थ कैंप तक लगा दिया गया, लगाए थे। बिल्कुल सही। एक थर्ड जेंडर के लिए अलग से स्टॉल भी देखे गए हैं। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी मेहनत की जितने भी हमारे जवान थे चुनाव। देखिए सबसे बड़ी बात ये है वहाँ के लोग जागरूक है। बिल्कुल। आप दोनों तीनों चुनाव में देखिएगा डॉक्टर अवधेश जी कि आप 8 से देखिए, 8 का चुनाव भी काउंट कीजिएगा, 13 का भी देखिएगा। बिल्कुल जरूर नक्सल क्षेत्र में थोड़ा इतना भय के बावजूद सबसे बड़ी काबिल तारीफ बात यह है कि इसी चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा नक्सल एक्टिव होते हैं, माओवादी एक्टिव होते हैं। लेकिन आज बिल्कुल मैं यही बात दरअसल करना चाह रहा था कि आज कोई ऐसी कोई बड़ी खबर निकल के आई नहीं पूरे बस्तर से कि माओवादियों ने उत्पात मचा दिया, कहीं पे मतदान को प्रभावित कर दिया, कहीं बड़ा ब्लास्ट कर दिया, कहीं से ऐसी तस्वीर निकल के आई नहीं। जबकि उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। आपने देखा एक जो खबर आई कि उसपे जो कांकेर क्षेत्र में है कि उन्होंने हमारे जितने जवान हैं उनको नक्सलियों को पीछे ढकेला। बिल्कुल सही। इस बार नो डाउट कि जिस तरीके से सभी सरकारों से आगे उम्मीद यही है कि जिस तरीके से आज के हम 2023 के चुनाव में नक्सलियों को पीछे भेज रहे हैं
उम्मीद है कि 2028 के चुनाव तक इस विचारधारा को पीछे भेज पाए तो ये और बड़ी खूबसूरती होगी। लेकिन फिर से एक बार सियासी बात आ जाती है कि अमित शाह बस्तर में जब दौरा करते हैं वो कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त राज्य हो जाएगा। इस सवाल के साथ मैं आरपी सिंह जी के पास जाऊंगा, लेकिन पहले मैं सुंदरानी जी का रुख कर लेता हूं। सुंदरानी जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की ओर से जो वादे किए जा रहे हैं और जिस खूबसूरती के साथ अब नहीं सही वो बदल के वही वो बीजेपी ने अपने ही नेताओं के लिए कह दिया, ये बताया जा रहा है? देखिए, मैंने पहले ही कहा ना कि आरपी सिंह जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं, बातचीत को घुमा सकते हैं, लेकिन वो वास्तविकता से मुंह मोड़ने का भी काम करते हैं, सच्चाई से मुंह मोड़ने का काम करते हैं। सच्चाई ये है कि परिवर्तन की बहार कांग्रेस के खिलाफ चल रही है। पूरे 90 सीटों में आप देखिएगा 2/3 बहुमत से अधिक भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बस्तर की मेरे पास जो रिपोर्ट है, कम से कम 12 में से 8 सीटें हम जीत रहे हैं। राजनांदगांव और जो दुर्ग संभाग की 8 सीटें हैं उसमें 6 सीटों पर हम जीत रहे हैं। मोहम्मद अकबर इनके चुनाव पराजित हो रहे हैं। ये डॉक्टर रमन सिंह जी की बात करते हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी कम से कम 30,000 मतों से इस बार जीतेंगे। ये कहां सपने देखने का काम, मैंने पहले ही कहा था, लेकिन धरातल पे ये क्योंकि आरपी सिंह जी जाते नहीं है, वो मीडिया को और मीडिया से ही बात करने में अपना समय बिताते हैं। जमीन में जाके देखें जनता की राय क्या है, जनता किसके पक्ष में, ये पता तभी चलेगा। मैं लगातार जनता के बीच में हूं। जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को सराह रही है, विशेषकर महिलाएं आकर्षित हो रही। किसान को भी एक मुश्त पैसा चाहिए, 2 साल का बोनस चाहिए, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान बनाएगा। और कोई लंबा समय हमने नहीं मांगा, 25 दिसंबर को 2 साल का बोनस दे देंगे और इसी साल से हम 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदेंगे, एक मुश्त पैसा देंगे। ये बात तो सबसे बड़ी बात अपील कर रही है ना किसानों को, और हम 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। आप हिसाब लगा लीजिए। अच्छा सुंदरानी जी, सुंदरानी, एक छोटा सा सवाल है मेरा, मैं ऐड कर देता हूं, आप जवाब जरूर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने जिले हैं, कितने ब्लॉक है, चले मान लेते हैं, जहां पे पैदावार 21 क्विंटल से ज्यादा होती हो? ऐसे 5 ब्लॉक का नाम अगर आप बता दें तो मैं चर्चा को आगे बढ़ा लूंगा। आप जब तक सोच लीजिए, मैं एक बार आरपी सिंह जी का रुख कर लेता हूं। आरपी सिंह जी, आपको क्या लगता है कि धान और किसान कितना बड़ा फैक्टर होगा? बस्तर में तो चुनाव संपन्न हो गया, अब 60 सीटों पे 70 सीटों पे चुनाव होना है, धान और किसान कितना प्रभावी होंगे? दोनों तरफ से वादा किया गया। देखिए, विधानसभा सत्र में जब हमने पहली बार ये घोषणा की कि इस बार हम 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, तो इनके यहाँ सबसे ज्ञानी जो विधायक हैं अजय जबराकर जी, वो सामने आए। उन्होंने बताया कि 17 क्विंटल से अधिक तो पैदावार कहीं होती ही नहीं है, तो किसान जो है वो तस्कर बन जाएंगे, वो दूसरे राज्यों से तस्करी करके धान मंगाएंगे और आप यहाँ बेचेंगे। अब सवाल उठता है कि जिस पार्टी का सबसे प्रबुद्ध विधायक कहता है कि 17 क्विंटल से ऊपर यहाँ पैदावार होती नहीं है, वही पार्टी 21 क्विंटल खरीदने की बात करती है। लेकिन आरपी सिंह जी, मैं आपको टोक रहा हूं इस पे। डॉक्टर रमन सिंह का बयान आ चुका है, उन्होंने कहा है कि अजय चंद्राकर के खेत में नहीं होता होगा तो ना हो, छत्तीसगढ़ में तो हो जाता है। अब ये भाई रमन सिंह के खेत में कितना होता है, उनके खेत में कितना होता है मैं नहीं जानता। हो सकता है डॉक्टर साहब के खेत में ज्यादा होता होगा, इसीलिए इस देश के बैंक कम पड़ जाते हैं, तो उनके पुत्र का पैसा जो है पनामा में ले जाकर रखना पड़ता होगा। उस खेत को देखना चाहिए। समय आरपी सिंह जी, समय हमें यहीं पे इस चर्चा को समाप्त करने के लिए इशारा कर रहा है। समय अगर घड़ी देखिए तो वास्तविक में समय हो चुका है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उचित जी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, आरपी सिंह जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ के सियासत के 2 पार्ट में, पहले पार्ट में आज 20 सीटों पे जनता जनार्दन ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया। आने वाले 70 सीटों पे 17 नवंबर को मतदान हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं, ये अपील करते हैं कि जिस तरह से आज शांतिपूर्ण मतदान संपन्न छत्तीसगढ़ के खास करके बस्तर संभाग में हुए, इसी तरह से जो है शांतिपूर्ण और लोकतंत्र के मजबूती के लिए अगला भी चरण संपन्न हो। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।